सेक्शन 11 कैपिटल ए जो कि रिसेंटली इंट्रोड्यूस है और पहली बार नवंबर 2020 अटेम्प्ट में पूछा जाएगा। ये सेक्शन 11 कैपिटल ए जो कि अमेंडमेंट के लिए थ्रू आया है, ये क्या है? हमने कहा हर रिपोर्टिंग एंटिटी वेरीफाई कर पाएगी अपने क्लाइंट को, आपको ऐसा कुछ करना पड़ेगा, यानी कि केवाईसी करना पड़ेगा। सेक्शन 11 कैपिटल ए कहता है वेरिफिकेशन ऑफ आइडेंटिटी बाय द रिपोर्टिंग एंटिटी, यानी कि रिपोर्टिंग एंटिटी किस तरीके से वेरिफिकेशन करेगी। अब यहां पर ना बैंकिंग कंपनीज जो हैं उनके लिए तो बहुत ही जबरदस्त सुविधा है एक। फॉर एग्जाम्पल बैंकिंग कंपनीज आपसे कई बार आधार कार्ड लेती होंगी, वो आधार कार्ड लेके क्या करती हैं? आधार कार्ड लेकर क्या करती हैं? गवर्नमेंट की एक संस्था है जिसका नाम है सीआईडीआर। सीआईडीआर, ये आधार कार्ड लेकर सीआईडीआर के पास जाते हैं और सीआईडीआर के पास जाकर वेरीफाई करते हैं। सीआईडीआर वो संस्था है, जब आप आधार कार्ड बनवाने के लिए अपनी उंगलियों का सैंपल देते हो और साथ में फोटो देते हो ना, तो ये सारा रिकॉर्ड आपका सीआईडीआर के पास जमा होता है। गवर्नमेंट की एक संस्था है जो कि आधार कार्ड के पूरे प्रोग्राम को मैनेज करती है और वहां पर रिकॉर्ड जमा होता है। तो सारी बैंकिंग कंपनियां जो कि आधार कार्ड आपसे लेती हैं, उन सभी आधार कार्ड को वेरिफिकेशन के लिए सीआईडीआर के पास भेजती हैं। बट ये आजादी केवल बैंकिंग कंपनीज के पास है, औरों के पास नहीं। बाकी और कई लोग जो आपसे आधार कार्ड लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल स्टॉक मार्केट वाले या डीमेट वाले, एंजल ब्रोकिंग वगैरह, वो वहां नहीं जाते सीआईडीआर वगैरह के पास, उनके पास जाने की परमिशन नहीं है। तो इसलिए ये लोग क्या कहते हैं आधार कार्ड दे दो, पासपोर्ट दे दो, कुछ तो दे दो, कुछ तो दे दो। तो इसलिए कुछ भी और डॉक्यूमेंट भी मांगा जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। इनफैक्ट बैंकिंग कंपनी भी कुछ और मांग सकती है, बट ये जनरली आधार कार्ड पे जरूर जोर देती है बैंकिंग कंपनी, क्योंकि उनको सीआईडीआर के पास जाने की परमिशन है, बाकियों को नहीं है। बाकियों को किसी भी डॉक्यूमेंट के थ्रू अपने क्लाइंट की आइडेंटिटी को एस्टेब्लिश करना ही होगा। तो पढ़िएगा, कहता है एवरी रिपोर्टिंग एंटिटी शैल वेरीफाई, ये रिसेंटली इंट्रोड्यूस सेक्शन। एवरी रिपोर्टिंग एंटिटी, अच्छा ये सेक्शन 11 कैपिटल ए बेशक 12 के पहले डाल दिया गया है लॉजिकली, मगर ये 12 के बाद पढ़ा जाना चाहिए। पहले सेक्शन 12 पढ़ा जाना चाहिए, बाद में सेक्शन 11 कैपिटल ए पढ़ा जाना चाहिए। कहता है एवरी रिपोर्टिंग एंटिटी शैल वेरीफाई द आइडेंटिटी ऑफ इट्स क्लाइंट and the beneficial owner by authentication under the आधार। ये जो आधार है ना, इसका एक एक्ट स्पेशल टारगेटेड डिलीवरी ऑफ द फाइनेंशियल एंड अदर सब्सिडीज बेनिफिट्स एंड सर्विसेज एक्ट 2016। ये जब एक्ट बनाया गया तो इसका जो प्रियम्बल है, हर एक्ट के शुरुआत में जो उसका उद्देश्य दिया होता है, ये कहता है जी हमारा उद्देश्य है कि जो गवर्नमेंट की सब्सिडीज हैं, गवर्नमेंट के अदर बेनिफिट हैं, वो ट्रांसफर सही व्यक्ति को हो सकें। इसके लिए हम आधार कार्ड के नियम ला रहे हैं, आधार कार्ड जैसी एक आइडेंटिटी कार्ड को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। तो कहता है हर एंटिटी को शैल वेरीफाई करना पड़ेगा आइडेंटिटी ऑफ इट्स क्लाइंट एंड बेनिफिशियल ओनर बाय ऑथेंटिकेशन अंडर द आधार टारगेट डिलीवरी ऑफ फाइनेंशियल एंड अदर सब्सिडीज बेनिफिट्स एंड सर्विसेज, यानी कि जिन जरूरतमंदों को सब्सिडीज मिलनी है, बेनिफिट्स मिलने हैं, सर्विसेज मिलने हैं, उन सब की टारगेट डिलीवरी का एक्ट है ये 2016। ये 18/2016 याद मत करना। If the reporting entity is a banking company, तो बैंकिंग कंपनी ऑथेंटिकेशन कैसे करेगी? ऐसे करेगी। कैसे करेगी? एक एरो डाल के लिख लेना, आधार नंबर सबमिटेड टू CIDR for its वेरिफिकेशन। ये वो संस्था है जिसके पास सारे ओरिजिनल रिकॉर्ड रहेंगे। CIDR स्टैंड फॉर सेंट्रल आइडेंटिटीज डेटा रिपोजिटरी। सेंट्रल आइडेंटिटीज डेटा रिपोजिटरीज।
ये एक्ट एग्जाम में लिखना पड़ेगा, अगर 11 कैपिटल ए आता है तो लिखना पड़ेगा भाई, ज्यादा मुश्किल नहीं है नाम, समझो प्रियम्बल को समझो। हम जरूरतमंदों को सब्सिडी पहुंचा सकें, सर्विसेज पहुंचा सकें और अदर बेनिफिट पहुंचा सकें, इसके लिए ये टारगेट करने के लिए आधार कार्ड का जन्म हुआ। सही में ये प्रियम्बल है इस एक्ट का, आप पढ़ो। आधार टारगेट डिलीवरी ऑफ द फाइनेंशियल अदर सब्सिडीज बेनिफिट्स एंड सर्विसेज एक्ट। भाई खुशी करके क्वेरी आई है, देख लीजिएगा। वो कहती है कि सर डेफिनेशन ऑफ क्लाइंट सेज दैट द क्लाइंट इंक्लूड अ पर्सन ऑन हुज बिहाफ द पर्सन हु एंगेज इन ट्रांजेक्शन इज एक्टिंग मीन्स क्लाइंट इंक्लूड बेनिफिशियल ओनर। नो, जरूरी नहीं है खुशी अपना अकाउंट आप खुद ऑपरेट करो। यू मे डेलीगेट अ पावर ऑफ अटॉर्नी टू सम अदर पर्सन एज वेल एंड हु मे एक्ट एज एन एजेंट ऑन योर बिहाफ। वो उसकी बात कर रहा है। बेनिफिशियल ओनर जो वर्ड है वो एक्चुअल में लिया गया है बेनामीदार एक्ट से, प्रोहिबिशन ऑफ द बेनामी ट्रांजैक्शंस एक्ट से। जैसे हम स्टॉक मार्केट के अंदर जाते हैं, स्टॉक मार्केट के अंदर पहली बात तो कंपनीज, हर कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो ये देखे कि जो क्लाइंट है, जो पैसा लगा रहा है, क्या वही रियल ओनर है या उसके पीछे बेनिफिट कोई और कमा रहा है। ये कंपनी की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, ये बैंकिंग कंपनी की और ये स्टॉक इंटरमीडिएट्स की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि एक्चुअल में पैसा कौन लगा रहा है। मैं कहता हूं कि ये पता लगाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टास्क है, ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। ये पता कब लगाया जा सकता है पता है क्या? जब किसी व्यक्ति को इन्वेस्टिगेशन के अंदर पकड़ा जाए। जब इन्वेस्टिगेशन के अंदर पकड़ा जाए ना, तब सब कुछ पता लगता है। अदरवाइज नॉर्मल रूट की जो ट्रांजैक्शन हो रही है डेली रूटीन की, आप ये नहीं पता लगा सकते। मेरे को एचडीएफसी की कन्या का फोन आया, मैंने जवाब दिया, बस शांत हो गया मामला। इट इज एज सिंपल एज डेट, ठीक है ना। परंतु अगर मैं इन्वेस्टिगेशन में आ जाऊं तो मेरी सारी परतें खोलना शुरू करेंगे। अंजय आप पोपली तू यहां क्यों गया था, हमने सुना तो वहां गया था, अच्छा क्यों गया था, तब वहां पर चले आगे बढ़ना शुरू करें। कहता है जी ऑफलाइन वेरिफिकेशन अंडर द आधार, वही टारगेट डिलीवरी ऑफ द फाइनेंशियल एंड अदर सब्सिडीज बेनिफिट एंड सर्विसेज एक्ट 2016। ऑफलाइन वेरिफिकेशन, ये सीआईडीआर के पास नहीं जाएंगे, बाकी लोग सीआईडीआर के पास नहीं जाएंगे। ये फॉर अदर रिपोर्टिंग एंटिटी है, रिपोर्टिंग एंटिटी है। ऑफलाइन वेरिफिकेशन कैसे हो सकता है? क्या आधार की वेबसाइट पे जाकर भी आप डिटेल वगैरह निकलवा सकते हो? द आंसर इज यस। ये पहले सुविधा थी, शायद अब भी है मेरे ख्याल से। अभी बीच में कुछ समय के लिए बंद की गई थी, 1-1.5 महीने के लिए। वो कोई पता लगा था कि गवर्नमेंट कुछ और मॉडिफाई कर रही है, बट वहां पर भी जाकर आप डिटेल निकलवा सकते हो आधार की वेबसाइट पे जाकर। आ गए आजकल तो ई आधार भी आ गया ना। यूज ऑफ द पासपोर्ट इशूड अंडर सेक्शन 4 ऑफ द पासपोर्ट एक्ट 1967। अब देखो जी तरीके बताए जा रहे हैं ऑथेंटिकेशन के। यूज ऑफ एनी अदर ऑफिशियली वैलिड डॉक्यूमेंट और मोड ऑफ आइडेंटिफिकेशन एज मे बी नोटिफाइड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट इन दिस बिहाफ। तो ये वो डॉक्यूमेंट है जिनके थ्रू आइडेंटिटी एस्टेब्लिश की जा सकती है, ऑथेंटिकेशन किया जा सकता है, ऑफलाइन वेरिफिकेशन किया जा सकता है, पासपोर्ट का यूज किया जा सकता है, एनी अदर वैलिड डॉक्यूमेंट, फॉर एग्जांपल पैन कार्ड एक्सेट्रा, उसको भी किया जा सकता है। राशन कार्ड पे मेरे ख्याल से फोटो नहीं होती, तो राशन कार्ड को यूज नहीं किया जा सकता। चले प्रोवाइडेड दैट, फिर कहता है
कि द सेंट्रल गवर्नमेंट में इफ सेटिस्फाइड दैट अ रिपोर्टिंग एंटिटी अदर देन बैंकिंग कंपनी कंप्लाइज विथ सच स्टैंडर्ड ऑफ प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी अंडर द आधार एक्ट 2016 and it is necessary and expedient to do so by the notification, ध्यान रखना, by the notification permit such entity to perform authentication under clause A। समझ आया कि अगर गवर्नमेंट चाहे, अभी चाहा नहीं है उसने, अगर गवर्नमेंट चाहे तो बैंकिंग कंपनीज के अलावा भी बाकी रिपोर्टिंग एंटिटी को अलाउ किया जा सकता है कि आप भी क्लॉज नंबर ए के अनुसार ही ऑथेंटिकेशन कर सकते हैं। नॉट येट अलाउड, आज की डेट में तो अलाउ नहीं है। टारगेट डिलीवरी का मतलब, भाई टारगेट डिलीवरी का मतलब है कि सही चीज सही जगह पर पहुंचे, सही चीज सही जगह पर पहुंचे। सो फॉर एग्जांपल, जैसे आप देखते होंगे एक बार ना राजीव गांधी साहब ने एक स्टेटमेंट दी थी बड़े खड़े होकर, वो स्टेटमेंट बड़ी मशहूर हुई थी पूरे वर्ल्ड वाइड, जिससे पता लगा था कि इंडिया में करप्शन किस लेवल का है। राजीव गांधी साहब ने कहा कि देखो ऐसा है, जब मैं जिन लोगों को जो मेरे टारगेट कर रहा हूं कि मदद पहुंचाने के लिए, जब मैं उन्हें मदद पहुंचाने के लिए 100 रुपए यहां से भेजता हूं, उन गरीबों के पास केवल 1 रुपया पहुंचता है। ये राजीव गांधी साहब ने कहा था, पब्लिक स्टेटमेंट है। ₹99 बीच में भ्रष्टाचार में जाते हैं। इससे पता लग रहा था हमारे देश में भ्रष्टाचार का लेवल क्या था। अब क्या किया गया, आधार कार्ड को मैंडेटरी करने की कोशिश की गई। हालांकि अभी भी पूरी तरह से मैंडेटरी नहीं हुआ, क्योंकि पैन कार्ड, आधार कार्ड ये जुड़ने के लिए बहुत बड़ा देश है यार, बहुत बड़ा टाइम लगता है। मगर फिर भी क्या मैं कह सकता हूं आज की डेट में सब्सिडी सीधा बैंक अकाउंट में जाती है, और बैंक आपका खाता खोलता नहीं है ऐसे जब तक आपके पास आधार कार्ड वगैरह ना हो। तो यानी कि अब क्या होता है, पहले जो सब्सिडीज मिलती थी 2010 से पहले की आई एम टॉकिंग अबाउट, जो सब्सिडीज मिलती थी उस सब्सिडीज में से 30 से 40% ऐसे खातों में जाते थे जो कि एक्चुअल में होते ही नहीं थे। 30 से 40% ये वो खाते रियल में होते ही नहीं थे। फॉर एग्जाम्पल, अभी मैं न्यूज़पेपर में रिपोर्ट पढ़ रहा था कि एक मैडम को सैलरी मिल रही थी एंड शी वॉज एम्प्लॉयड एट द सेम टाइम विद द 9 स्कूल्स। 9 स्कूल्स की वो टीचर थी। 9 स्कूल्स की टीचर होने के कारण उसे 9 स्कूल्स की सैलरी मिल रही थी। अभी ये रिपोर्ट सामने आई थी, और एक्चुअल में वो टीचर थी नहीं, उसके अकाउंट में पैसा जा रहा था। 9 स्कूलों से सैलरी आ रही थी, उसके अकाउंट में पैसा जा रहा था। पैसा कोई बैठ के दूर पॉलिटिशियन यूज कर रहा था। तो ये सब ना इन्वेस्टिगेशन में सामने आता है कि वो पीछे बेनिफिशियल ओनर कौन है। तो इन सब चीजों को पकड़ने के लिए कि भैया हम रियल आदमी तक पहुंच सके, जो जरूरतमंद है वहां तक पहुंच सके, इसलिए नाम है टारगेट। ठीक है, चलिए, हाँ, यूपी की घटना थी तो पढ़िएगा। कहता है प्रोवाइडेड, फर्स्ट प्रोवाइजो क्या कहता है, सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो क्या कर सकती है, सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो बैंकिंग कंपनी के अलावा बाकी अदर एंटिटीज, रिपोर्टिंग एंटिटी को भी अलाउ कर सकती है कि आप भी सीआईडीआर के पास जाकर वेरिफिकेशन कर सकते हैं। अच्छा, 26 स्कूल थे, ओह 26 स्कूल थे। चलो, मैंने खबर इसका मतलब सही नहीं पढ़ी होगी। फिर आगे, प्रोवाइडेड फर्दर that no notification under the first proviso shall be issued without consultation with the unique identification authority of India। ये कौन है, ये वो अथॉरिटी है जो कि आधार कार्ड को मैनेज करती है। वो जो इन्फोसिस के फॉर्मर वो थे ना, डायरेक्टर कौन थे, कोई नाम बताएगा यार, बड़ा फेमस नाम है इनका, नारायण मूर्ति के बाद इनका नाम लिया जाता है। इन्फोसिस से थे जो ये पूरे प्रोग्राम को मैनेज कर रहे थे, आधार प्रोग्राम को। अरे कोई नाम बता दो यार, एन से नाम था यार, मेरे दिमाग में नहीं आ रहा। वो यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये वो प्रोग्राम है, ये वो संस्था है जो कि पूरे आधार को मैनेज करती है। नंदन नीलकनी, बिल्कुल ठीक, ये वो मैनेज कर रहे थे सारा।
provided further that no notification under the first proviso shall be issued without consultation with the unique identification authority of India established under section 11 of Aadhaar फिर वही एक्ट एंड द एप्रोप्रिएट रेगुलेटर। लो जी, क्लियर हो गई थी बात। तो अभी तक का सेक्शन क्या कहता है? कहता है जी वेरीफाई कैसे करोगे, ऑथेंटिकेट कर सकते हो, ऑफलाइन वेरिफिकेशन कर सकते हो, पासपोर्ट वगैरह देख सकते हो, और भी कोई डॉक्यूमेंट देख सकते हो। प्रोवाइडेड सेंट्रल गवर्नमेंट बैंकिंग कंपनी के अलावा बाकी और रिपोर्टिंग एंटिटीज को भी अलाउ कर सकती हैं कि आप भी बैंकिंग कंपनीज के जैसे ऑथेंटिकेट कर सको। ओके, प्रोवाइडेड फर्दर कोई भी ऐसी नोटिफिकेशन सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं इशू करेगी जब तक कि यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया से जब तक परमिशन ना हो जाए, कंसेंट ना हो जाए, या फिर रेगुलेटर वगैरह से उनकी कंसेंट ना हो जाए। चले, क्लियर हो गई इतनी बात? आगे फिर कहता है जी, इफ एनी रिपोर्टिंग एंटिटी परफॉर्म द ऑथेंटिकेशन अंडर क्लॉज ए CIDR वाली ऑफ सबसेक्शन 1 टू वेरीफाई द आइडेंटिटी। अगर मान लीजिए बैंकिंग कंपनी आधार कार्ड को यूज कर रही है, CIDR के पास जा रही है, तो क्या बाकी डॉक्यूमेंट ये यूज नहीं करेगी? क्या बाकी और भी डॉक्यूमेंट यूज करेगी, या केवल बस उसी से ही इसको मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी? नहीं। ऑफ इट्स क्लाइंट और द बेनिफिशियल ओनर इट शैल मेक द अदर मोड ऑफ आइडेंटिफिकेशन अंडर क्लॉज B, C and D of subsection 1 also available to such client or the beneficial owner। खाली आधार कार्ड से केवल आपका KYC हो जाता है क्या? नहीं, आपसे 2 प्रूफ मांगे जाते हैं। एक तो आपका फोटोग्राफ प्रूफ मांगा जाता है, उसके बाद कहते हैं आधार तो आपका आइडेंटिटी प्रूफ हो गया, हमें आपका एड्रेस प्रूफ भी चाहिए, ऐसा कहा जाता है। तो एड्रेस प्रूफ के लिए फिर आप कोई और डॉक्यूमेंट जमा करते हो, फॉर एग्जांपल बिजली का बिल या ऐसा कोई डॉक्यूमेंट जमा करते हो। वो कहता है बाकी डॉक्यूमेंट भी जमा करोगे ही करोगे, पैन नंबर ये वो जमा करोगे ही करोगे। ये तो एक फीचर है कि हम आपको CIDR के थ्रू आधार वेरीफाई करवा रहे हैं, बाकी डॉक्यूमेंट कंटिन्यू रहोगे, ठीक है ना। चले, यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया एंड CIDR में दोनों में डिफरेंस क्या है? देखो, यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है वो ये है जो पूरे आधार कार्ड को मैनेज करती है, और फिर वो जो आधार कार्ड बनते हैं ना उनके कंट्रोल के अंदर वो सारे के सारे एक डेटाबेस में रखे जाते हैं, जिस डेटाबेस का नाम है CIDR। समझ आ गई बात? तो ये यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी जो है वो एक तरीके से कह सकते हो कि सेबी की तरह है, और CIDR क्या है वो NSDL और CDSL है। चले फिर आगे बढ़ना शुरू करते हैं। कहता है यूज ऑफ मोड्स ऑफ आइडेंटिफिकेशन shall be a voluntary choice of every client or beneficial owner who is sought to be identified। मतलब यूज ऑफ मोड ऑफ आइडेंटिफिकेशन, अच्छा आप क्या जबरदस्ती कर सकते हो कि नहीं मैं तुझसे पासपोर्ट नहीं लूंगा, तेरा पासपोर्ट एक्सेप्ट नहीं करूंगा? क्या आपको चॉइस मिलती है डॉक्यूमेंट सबमिट करने की? सर या तो ये दे दो या ये दे दो, ऐसे डॉक्यूमेंट सबमिट करने की टाइम का चॉइस मिलती है? मतलब कोई भी आप डॉक्यूमेंट दे दो जो आपका एड्रेस प्रूफ हो, कोई भी आप डॉक्यूमेंट दे दो जो आपका आइडेंटिटी प्रूफ हो, ऐसा कहा जाता है आपको हमेशा। तो फिर तो वही कह रहा है कि यूज ऑफ मोड्स ऑफ आइडेंटिफिकेशन शैल बी अ वॉलेंटरी चॉइस ऑफ एवरी क्लाइंट, यानी कि ऑप्शन गिवन टू सबमिट एनी डॉक्यूमेंट टू एस्टैब्लिश, पहला आइडेंटिटी प्रूफ, दूसरा एड्रेस प्रूफ। नाउ इट डिपेंड अपॉन क्लाइंट अब ये क्लाइंट के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कौन सा डॉक्यूमेंट सबमिट करना चाह रहा है।
आगे बढ़े। ठीक हो गई इतनी बात, और आगे बढ़िएगा। कहता है इफ फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ अ क्लाइंट और अ बेनिफिशियल ओनर ऑथेंटिकेशन और द ऑफलाइन वेरिफिकेशन अंडर क्लॉज ए और क्लॉज बी ऑफ सबसेक्शन 1 इज यूज्ड। आधार कार्ड के ऊपर फिर आ गया ये, नाइदर हिज कोर बायोमेट्रिक इंफॉर्मेशन नोर इज आधार नंबर शेल बी स्टोर्ड। कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन रखने के लिए गवर्नमेंट के पास बहुत सारे इल्जाम, कई बार आप न्यूज़पेपर में भी देखते रहते हो, तो गवर्नमेंट के ऊपर कई सारे इल्जाम लगते रहते हैं कि ये आधार कार्ड की इंफॉर्मेशन का मिसयूज कर रही है, ताकि इस इंफॉर्मेशन के बेसिस पर सीक्रेट इंफॉर्मेशन निकलवाई जा सके किसी भी व्यक्ति की। आधार का मिसयूज करने के बहुत सारे इल्जाम गवर्नमेंट के ऊपर लगते रहते हैं। गवर्नमेंट हमेशा अपनी जस्टिफिकेशन देती रहती है, और ये सेक्शन यही कह रहा है, ये सबसेक्शन यही कह रहा है कि आप आधार कार्ड से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन को जब आप सीआईडीआर के पास जाओगे, सीआईडीआर के पास फॉर एग्जांपल आप मेल करते हो, तो सीआईडीआर आप किसी भी तरीके से आधार से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन किसी भी क्लाइंट की स्टोर नहीं करोगे, अपने पास स्टोर नहीं करोगे, यानी कि मिसयूज नहीं होगा बाय द नो गवर्नमेंट बाय एनी गवर्नमेंट अथॉरिटी पर्पस। Not allowed to misuse any confidential information. लो जी, तो इस लाइन का पर्पस ये है कि आप सेव नहीं करोगे ताकि आप मिसयूज कर सको फ्यूचर में, इसलिए आप सेव नहीं करोगे बिल्कुल भी। ठीक है ललित गुप्ता जी, आगे फिर कहता है नथिंग इन दिस सेक्शन शिल प्रिवेंट द सेंट्रल गवर्नमेंट फ्रॉम नोटिफाइंग एडिशनल सेफगार्ड और एनी अदर रिपोर्टिंग एंटिटी इन रिस्पेक्ट ऑफ वेरिफिकेशन ऑफ आइडेंटिटी ऑफ क्लाइंट और बेनिफिशियल ओनर। मतलब फ्यूचर में और भी कुछ दिया जा सकता है, अभी आज की डेट में तो दिया नहीं गया, तो सबसेक्शन 5 रेलेवेंट नहीं होगा, और एक्सप्लेनेशन भी आपके लिए रेलेवेंट नहीं है। वो कहता है इनका मतलब वही है जो कि उस एक्ट में लिखा हुआ है, उस एक्ट में जब हमारे सिलेबस में तो हम तेल क्यों निकलवाएं। तो फिर ये सेक्शन 11 कैपिटल ए है। क्लियर हो गई इतनी बात? एक बार रिकॉल करना चाहते हो, एक बार रिकॉल कर लेते हैं। देखिएगा सबसेक्शन 1 सबसे पहले 7-11 कैपिटल ए का बेस कहां से शुरू होता है? सेक्शन 12 से। सेक्शन 12 रिस्पॉन्सिबिलिटी लगाता है बैंकिंग कंपनीज, इंटरमीडियरीज और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन पर, जिन रिस्पॉन्सिबिलिटी में एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप वेरीफाई करोगे आइडेंटिटी ऑफ योर क्लाइंट। आप सवाल उठा वेरीफाई कैसे करोगे, उसके लिए सेक्शन 11 कैपिटल ए दिया गया। वो कहता है हर रिपोर्टिंग एंटिटी वेरीफाई करेगी अपने क्लाइंट की आइडेंटिटी को। कैसे? ऑथेंटिफिकेशन अंडर द आधार। अगर रिपोर्टिंग एंटिटी बैंकिंग कंपनी है तो फिर वो ऑथेंटिकेट करेगी आधार, इस एक्ट के अंदर, आधार एक्ट के अंदर। कैसे? दे विल अप्रोच टू अ डेटाबेस कॉल्ड सीआईडीआर, और वहाँ से वेरीफाई करके लाएंगे कि हाँ जी ये जो इन्फॉर्मेशन है क्लाइंट की ये जेन्युइन इन्फॉर्मेशन है। अब इसके पीछे का सारा रीज़न क्या था? एक्चुअल में क्या हुआ था कि कुछ ऐसी घटनाएं हुई थी कि फॉर एग्जाम्पल वो है ना ओसामा बिन लादेन, उसका अकाउंट, ओसामा बिन लादेन के नाम का अकाउंट इंडिया में खुल गया था, और बैंक, आई डोंट वांट टू नेम द बैंक, एक्चुअल में मैं वहाँ काम करता था उन दिनों में, और नोएडा ब्रांच थी, तो वहाँ पर ओसामा बिन लादेन और ऐसे 2-3 बड़े बड़े मिलिटेंट का अकाउंट खोल दिया था बैंक वालों ने, उनकी ब्रांच वालों ने। अब ये मीडिया में रिपोर्टें आ गई थी चारों तरफ कि ये देखिए ये हाल है बैंकों का। तो ऐसे कई सारे वाकई आते रहते हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, जहां पर बैंक वालों के ऊपर इल्जाम लगते हैं कि भैया तुम केयरलेस एटीट्यूड से काम करते हो, किसी का भी अकाउंट खोल देते हो, देख नहीं रहे तुम आइडेंटिटी। इसलिए कहा गया कि भैया आप आधार को जाकर, और आधार नकली, इस देश में कुछ भी नकली बनाया जा सकता है, तो इसलिए जो आपके पास इंफॉर्मेशन आ रही है वो पता नहीं असली है या नकली है, तो इसलिए जो इंफॉर्मेशन भी आपके पास, उस इंफॉर्मेशन को एज इट इज अपने पास ना रख के पहले वेरीफाई करके आओ। किससे? सीआईडीआर से। वो डेटाबेस जहां पर ओरिजिनली डेटा स्टोर्ड है,
ठीक है जी। सेकंड, ऑफलाइन वेरिफिकेशन भी कर सकते हो, वेबसाइट पे जाकर वेरिफिकेशन वगैरह भी कर सकते हो, ये भी अलाउ है। पासपोर्ट वगैरह का भी यूज़ कर सकते हो तो उसको वेरीफाई करने के लिए, आइडेंटिटी को, और कोई भी और डॉक्यूमेंट, वैलिड डॉक्यूमेंट, उसको यूज़ कर सकते हो, ठीक है ना। सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो बैंकिंग कंपनी के अलावा, क्योंकि ये इजाज़त CIDR के पास जाने की केवल बैंकिंग कंपनी को है, तो फिर बैंकिंग कंपनी के अलावा बाकी कंपनीज को भी, बाकी रिपोर्टिंग एंटिटी को भी अलाउ कर सकती है कि आप भी CIDR वाले प्रोसेस के थ्रू कर सकते हो वेरिफिकेशन, बट अभी तक अलाउ किया नहीं है। प्रोवाइडेड फर्दर, फिर कहता है कि जब भी ऐसा नोटिफिकेशन सेंट्रल गवर्नमेंट जारी करेगी बैंकिंग कंपनी के अलावा, तो डेट शुड बी इशूड ओनली इन कंसल्टेशन विद द यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। उसके साथ कंसल्ट करके तभी ये ऐसा नोटिफिकेशन इशू किया जाएगा, अदरवाइज नहीं। बट फिर कहता है अगर रिपोर्टिंग एंटिटी मान लीजिए इन सब डॉक्यूमेंट को यूज़ कर रही है, जैसे कि क्लॉज ए वगैरह का ऑथेंटिकेशन यूज़ कर रही है बैंकिंग कंपनी, तो इट डजेंट मीन्स कि वो बाकी डॉक्यूमेंट नहीं लेती, बाकी डॉक्यूमेंट्स भी लेगी, यानी कि आधार कार्ड के साथ आपके बिजली का बिल, टेलीफोन का बिल, आपका पैन नंबर, ये डॉक्यूमेंट भी सबमिट किए जाएंगे। उसके बाद कहते हैं यूज ऑफ मोड ऑफ आइडेंटिफिकेशन शैल बी अ वॉलंटरी चॉइस। आप क्लाइंट को दे देते हो कि सर मुझे तो एक डॉक्यूमेंट दे दो जो आपका एड्रेस प्रूफ इस्टेब्लिश कर सके, और एक डॉक्यूमेंट दे दो जो कि आपका आइडेंटिटी प्रूफ इस्टेब्लिश कर सके। इफ फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ अ क्लाइंट और बेनिफिशियल ओनर और ऑफलाइन वेरिफिकेशन नाइदर इज कोर बायोमेट्रिक इन्फॉर्मेशन नोर आधार नंबर शैल बी स्टोर्ड, यानी कि CIDR वगैरह के पास, या जब भी आप किसी वेबसाइट वगैरह पे भी जाओगे ऑफलाइन वेरिफिकेशन करने के लिए भी, तो भैया कोई भी आधार कार्ड से रिलेटेड किसी भी क्लाइंट की इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं करेंगे, स्टोर नहीं करेंगे। इन्फॉर्मेशन स्टोर नहीं होगी किसी भी हालत में, यानी कि इन्फॉर्मेशन प्राप्त की और डिलीट हो जाओगी बस, ठीक है जी। तो ये था मेरा पूरा का पूरा सेक्शन।